जय श्री राधे फ्रेंड्स। अधीर कंफ्यूजन में अभी भी प्रिशा की तरफ देख रहा था। प्रिशा अपनी आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठाते हुए बोली, डिटेक्टिव तुम यहाँ पर भी आ गए मेरा पीछा करते हुए। अधीर तुरंत होश में आया और थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, आप गलत समझ रही हैं मिस। मैं यहाँ पर्सनल किसी काम से आया था और मैं कोई पीछा विछा नहीं कर रहा तुम्हारा। यह बोलकर वह बस तुरंत पलटकर जाने वाला होता है कि तभी उसे प्रिशा के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अधीर के कदम एकदम ठहर जाते हैं और वह पलटकर प्रिशा की तरफ देखता है। प्रिशा अधीर से बोली, तो फाइनली तुमने गिव अप कर दिया? हाँ, प्रूफ तो मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुकी थी, पर लगता है थोड़े जमीर वाले इंसान हो। वह पलटकर जाने लगा और अधीर को वह पलटकर जाने लगी और अधीर कुछ सेकंड तक खड़ा बस उसे देखता रहा। वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद पैर में कोई चोट लगी है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर अधीर को एक अजीब सी फीलिंग आई। वह खुद को रोक नहीं पाया उस लड़की के पास जाने से। उसने कहा, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? प्रिशा अधीर की तरफ देखते हुए बोली, और अगर लगी भी है तो तुम्हें इससे क्या मतलब? अधीर कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। उसने फिर से प्रिशा से कहा, देखो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तुम्हारे हस्बैंड को लगता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैंने उसे कहा कि उसे गलतफहमी है, लेकिन वह माना ही नहीं। प्रिशा के होठों पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई और वह आगे बढ़ते हुए बोली, सब ने उससे कहा पर उसने किसी की नहीं मानी। तभी अचानक अधीर की नज़र प्रिशा की कलाई पर पड़ती है, जहाँ पर थोड़ा जलने के निशान था। अधीर प्रिशा से बोला, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ तुमसे? प्रिशा ने एक नज़र अधीर की तरफ देखा, फिर कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ना जारी रखा। अधीर ने प्रिशा से बोला, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? पता नहीं क्यों, मगर अधीर को प्रिशा को देखते ही सचमुच ये फीलिंग आई कि ये लड़की शायद किसी प्रॉब्लम में है। प्रिशा ने जवाब दिया, मेरी लाइफ या मेरी प्रॉब्लम का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर डिटेक्टिव। उसके बाद प्रिशा के कदम रुक गए और उसने अधीर की तरफ देखा। अधीर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। प्रिशा अधीर से बोली, वैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सबूत क्रिएट करके दिए थे तो मेरे पति से और भी पैसे निकलवा सकते थे। तुमने उन्हें दिखाया क्यों नहीं? यह सुनकर अधीर हल्का सा अपनी एब्रोज को ऊपर उठा लेता है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने काम के पैसे ज़रूर लेता हूँ, लेकिन मैं यह काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। प्रिशा हल्का सा कन्फ्यूजन में बोली, तो फिर? अधीर अपने कंधों को उठाकर बोला, बस शौक है इसलिए। गौतम का बेटा होकर अधीर को भला पैसों की क्या ही कमी हो सकती थी? इसका बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि खड़े खड़े शहर खरीद सकता है, तो फिर चंद पैसों के लिए वह कुछ भी अनाप शनाप काम थोड़ी ना करेगा। वाकई में यह सब बैकग्राउंड वाले काम तो वह अपने शौक के लिए ही करता था। असल में तो वो अपने डैड का बिजनेस संभालता था। प्रिशा ने कहा, सिर्फ एक डिटेक्टिव हो या कुछ और भी कर सकते हो? अधीर ने सर के पीछे अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ भी। प्रिशा अधीर से बोली, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? अचानक प्रिशा की बात सुनकर अधीर हल्का सा चौंक गया। प्रिशा की बात सुनकर अचानक अधीर अपनी हल्की सी एब्रो ऊपर उठाकर बोला, सॉरी। उसे लगा जैसे शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। क्या सच में ये लड़की उसका कांटेक्ट नंबर मांग रही है? प्रिशा एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत काम के इंसान हो। मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए, मेरे पास पर कुछ काम है तुम्हारे लिए। यह सुनकर अधीर हल्का सा तिरछा सा मुस्कुरा देता है। फिर धीरे से वह 2 कदम आगे आकर प्रिशा की आंखों में देखते हुए बोला, आर यू श्योर? मेरी फीस बहुत हाई है और मैं चैरिटी नहीं करता। प्रिशा ने एक क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, नंबर प्लीज। अधीर अपनी पॉकेट से कार्ड निकालता है और प्रिशा की हथेली पर रख देता है। प्रिशा उस कार्ड को देखती है और बस हल्का सा सर हिलाकर कहती है, ऑल राइट। अधीर पलटता है और फिर वहां से चला जाता है। प्रिशा उस कार्ड को देखती है और उस पर लिखे हुए नाम को अपने होठों से बोलती है, मिस्टर स्नाइपर। प्रिशा अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके मॉम डैड उसके साइड वाले सोफे पर बैठे हुए थे और वहां पर काफी सन्नाटा भरा हुआ माहौल था। प्रिशा के डैडी ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस तरह से अपने पति को अपने ससुराल को छोड़कर घर वापस आना ठीक नहीं प्रिशा। समाज में हमारी इज्जत है, लोग क्या बातें करेंगे हमारे बारे में, क्या बोलेंगे? प्रिशा अपनी नज़रें उठाकर अपने पिताजी की तरफ देखती है। उसके चेहरों के चोटों के निशान और उसकी कोल्ड आंखें देखकर शायद शर्मिंदगी के मारे
ही त्रिशा का पिता अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे अपनी बेटी की उन कोल्ड आँखों में देखने की हिम्मत ही नहीं थी उसकी। वह जानता था कि वह गलत है, वह जानता था कि वह जानबूझकर अपनी बेटी को मुसीबतों में धकेल रहा है, लेकिन वह ऐसे अपनी शादीशुदा बेटी को घर में नहीं रख सकता था। लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी शख्सम अस्थाना पावरफुल बिजनेसमैन है, पैसे वाला आदमी है, उसके अगेंस्ट जाना उसके छोटे से बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। प्रिशा की मॉम एक गहरी सांस लेकर प्रिशा से बोली, "मैं जानती हूँ यह सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। त्रिशा के चले जाने के बाद सक्षम बिल्कुल ही पागल हो गया है, लेकिन अब उसे तुम्हें ही संभालना होगा, तो बस कोशिश किया करो कि तुम उसे गुस्सा ना दिलाओ। वैसे वह बुरा इंसान नहीं है, त्रिशा को वह बहुत अच्छे से रखता था।" प्रिशा ये बात सुनकर हल्का सा हंस देती है और कहती है, "वह मुझे हर रोज जानवरों की तरह मारता है, बदसलूकी करता है मेरे साथ। सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ भी कोई कसर नहीं छोड़ती, और यह सब कुछ आप अच्छे से देख रहे हैं। मैं जानती हूँ कि सक्षम हमेशा से बुरा नहीं था। मैं जानती हूँ कि वह त्रिशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके चले जाने के बाद वह जानवर बन चुका है। अब उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, और सबसे ज़्यादा नफ़रत तो वो सिर्फ़ मुझसे ही करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपनी बहन की जान ली है। समझाते-समझाते थक गई हूँ मैं उसे। अपनी बहन की जान मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी आँखों से आँसू टपक जाते हैं। अगर अर्जेंटली उसने अपनी बहन को कॉल नहीं करके बुलाया होता और उसकी बहन इमरजेंसी में गाड़ी लेकर नहीं आई होती, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वह नहीं मरती। यह चीज़ हमेशा प्रिशा के ऊपर गिल्ट बनकर ही रही है। प्रिशा के डैडी ने प्रिशा से कहा, "जो हो गया सो हो गया। अब आगे सब कुछ तुम्हें ही सँभालना है। बेटा देखो हम लोग बेटा देखो हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, और सक्षम को ऑफेंड करना हमारे वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते।" प्रिशा ने डैड की तरफ देखा और कहा, "और मुझे ऐसे तिल-तिल कर मरते हुए देखना, यह आप सब अच्छे से देख सकते हैं ना?" प्रिशा के मॉम डैड कुछ नहीं बोलते। प्रिशा एक गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड उन दोनों की तरफ देखती है। वह कहती है कि वह बहुत हेल्पलेस है। उसके मॉम डैड का उसका साथ कभी नहीं देंगे। वह मिन्नतें करते-करते थक गई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यह लोग यह लोग आज भी उस सो कॉल्ड कंजर्वेटिव माइंडसेट से निकल ही नहीं पाए। ना बेटी का डाइवोर्स बर्दाश्त कर सकते हैं, ना उसे घर में रखना। भले ही वह कितनी ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रहे, लेकिन मरना उसे ससुराल में ही है। प्रिशा के लिए अब बहुत हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहा, "ऑल राइट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते-करते थक चुकी हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने एक आखिरी बार आई हूँ। एक आखिरी रिक्वेस्ट के लिए।" प्रिशा की बात सुनकर उसके मॉम डैड थोड़ा हैरानी और कन्फ्यूज़न में उसकी तरफ देखते हैं। प्रिशा उन दोनों से बोली, "मैं आखिरी बार आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आप लोग सक्षम से पीछा छुड़वाने में मेरी मदद करेंगे या नहीं? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मुझे उसके खिलाफ एफआईआर करवानी है। और अगर नहीं, तो आज के बाद समझ लीजिएगा आपकी दूसरी बेटी भी जा चुकी है।" प्रिशा की बात सुनकर वह दोनों शॉक हो जाते हैं। प्रिशा की मॉम एकदम डेस्परेट आवाज़ में बोली, "प्रिशा, ये तुम..." प्रिशा ने हाथ हवा में उठाकर चुप रहने का इशारा करती है, और उसकी मॉम वहीं पर चुप हो जाती है। प्रिशा की आंखें और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अपने शब्द अपने शब्दों पर जोर देते हुए वो बोली, "आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए।" प्रिशा के डैडी बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में उसकी तरफ देखते हुए बोले, "प्रिशा, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, इस मामले में हम लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। एक बार लड़की की शादी हो जाती है, तो फिर उसका पति उसका सब कुछ होता है और उसका भगवान होता है। उसका ससुराल ही उसका घर होता है। लड़की की अर्थी वहीं से उठनी चाहिए।" एज़ एक्सपेक्टेड, प्रिशा ने बिल्कुल यही जवाब एक्सपेक्ट किया था, और किया भी क्यों ना हो, आज तक उसे यही जवाब मिलता आया है। एक गहरी सांस लेकर अपने दिल में उठे दर्द को दबाते हुए वह खड़ी हुई और बोली, "ऑल राइट, तो आप लोगों का जवाब ना है, ठीक है। अब आगे मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।" प्रिशा की मॉम की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वह डेस्परेटली प्रिशा के पास आकर बोली, "ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमने पैदा किया है तुम्हें, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो या कर सकती हो हमारे साथ?" प्रिशा ने अपनी मॉम
के हाथ को दूर झटकते हुए कहा, जैसा कि डैड ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है और अब आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि अब से हम अपने अपने रास्ते चले। ना मेरा आप लोगों से कोई लेना देना है, ना आप लोगों का मुझसे कोई लेना देना है। प्रिशा के डैड खड़े होकर बोले, प्रिशा तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। डोमेस्टिक वायलेंस कोई नई चीज़ नहीं है। तुम बस अपने हस्बैंड को गुस्सा मत दिलाओ, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं बात करूँगा सक्षम से, मैं बात करूँगा उसकी मॉम से, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। यह सुनकर प्रिशा हल्का सा कोल्ड वाली हंसी हंस देती है और कहती है, बात? अब बात करेंगे उनसे? कितनी बार बात कर चुके हैं आप उनसे, और कितना ही आपकी बात का वो लोग मान रखते हैं। जब भी आप उन्हें यह बोलकर आते हैं वह लोग मुझे हर्ट ना करे, अगले दिन मुझे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मार-पीट पड़ती है, और यह बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सक्षम को कभी गुस्सा नहीं दिलाती, वह हमेशा गुस्से में ही रहता है क्योंकि वह पागल हो चुका है। वह इंसान नहीं है, वह एक जानवर बन चुका है। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ आप अपनी आँखों से देखते हुए भी जानबूझकर मुँह मोड़कर खड़े हैं, क्योंकि आपके लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी समाज की इज़्ज़त है। तो ठीक है, आप लोग ने अपनी औलाद के ऊपर समाज को चुना, तो उसी के साथ जिएँ। मेरे साथ जो होगा मैं देख लूँगी। ये बोलकर प्रिशा वहाँ से चली जाती है। प्रिशा की मॉम रोते हुए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती हैं, प्रिशा, प्रिशा मेरी बात तो सुनो प्रिशा। लेकिन वह रुकती नहीं और वहाँ से चली जाती है। प्रिशा की मॉम घुटनों के पर गिरकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। प्रिशा के डैड उसके पास आते हैं और उसे सँभालते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। वो इस समय बहुत गुस्से में है। प्रिशा की मॉम ने कहा, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? यह सुनकर प्रिशा के डैड के एक्सप्रेशन ख़राब हो जाते हैं और वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? समाज में रहना भी है या नहीं? जवान शादीशुदा बेटी को घर में बिठाने का कोई मतलब नहीं होता। ये समाज हमें जीने नहीं देगा। प्रिशा की मॉम ने कहा, तो क्या ये समाज हमारी बेटी की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? ये सुनकर प्रिशा के डैड एक गहरी सांस लेकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाए और फिर वहाँ से चला गया। अयाना ट्रेनिंग सेंटर में आती है। उसके कुछ बॉडीगार्ड्स उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। अयाना फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी उँगली के हल्के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड्स वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। आज अयाना का पूरा ऑरा एकदम पावरफुल बिज़नेसमैन क्वीन वाइब्स दे रहा था। काले रंग का फॉर्म फिटेड जंपसूट, कमर पर कमर पर गोल्डन बेल्ट, स्लीक पोनीटेल, कानों में छोटे डायमंड स्टड और आंखों पर क्लासी ब्लैक टिंटेड शेड्स। चलते वक्त उसके हाई हील्स की टक टक पूरे हॉल में एक अथॉरिटी जैसी गूंज रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ रही थी, ट्रेनिंग सेंटर का माहौल खुद ब खुद उसके सामने शेप ले रहा था। चारों तरफ पंचिंग बैग्स झूल रहे थे, दीवारों पर सेल्फ डिफेंस पोजेस के चार्ट, एक कोने में लड़कियां मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी। कहीं कोई रनिंग ट्रैक पर फ्लैग्स लगा रहा था, तो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही थी। पूरा सेंटर डिसिप्लिन और पावर की एक स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा था। अयाना ग्राउंड की तरफ से गुजर ही रही थी कि तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। काले चश्मे के पीछे उसकी काली आंखें तीखी होकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाती हैं। वह देखती है शिवा वहां पर खड़ी है, एकदम स्ट्रिक्ट, बोल्ड और कमांडिंग अंदाज में। कम से कम 10 लड़कियां लाइन में खड़ी थी। सबके हाथों में गन थी, आंखों पर एआर ट्रेनिंग ग्लासेस, और उनके सामने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगे हुए थे। शिवा ने टेक्निकल ब्लैक आउटफिट पहना था, हाई नेक फिटेड टी शर्ट, कॉम्बैट पैंट, कमर पर हॉल्स्टर, बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। यह आउटफिट उसका प्रोफेशनल आउटफिट था, जो इस सेंटर में आते ही वह चेंज करती थी। उसकी आवाज़ एकदम शार्प और डिसिप्लिन्ड थी। शिवा उन लड़कियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी और लड़कियां उसकी हर एक बात पर जैसे काफ़ी फोकस्ड कर रही थी। लड़कियां एक साथ अपनी पोजीशन ठीक करती है। ऐना दूर खड़ी होकर उसे देखती है। उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान आती है। शिवा जैसे ही अगला कमांड देती है, फायर, पूरे मैदान में एक साथ 10 शॉट्स की आवाज़ गूंजती है। आयाना बिना कुछ कहे धीमे कदमों से वहां की ओर बढ़ने लगती है। शिवा लड़कियों के कंधे सीधे कर रही थी, हाथों में
पकड़ी हुई गन की पोजीशन को थोड़ा सेट कर रही थी। एक-एक लड़की पर वह खास ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अयाना वहाँ पर आकर बोली, तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग? शिवा के साथ-साथ बाकी सभी लड़कियों का ध्यान भी अयाना की तरफ जाता है। लड़कियां रिस्पेक्ट के साथ आयु को ग्रीट करती हैं। अयाना भी हल्का सा सर हिला देती है और उसके बाद वह शिवा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शिवा थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने कॉलर को ठीक करती है और कहती है, मैडम। अयाना ने हल्की स्माइल के साथ कहा, सब ठीक तो चल रहा है ना? शिवा ने बेफिक्री के साथ कहा, अरे एकदम झकास, टेंशन नहीं लेने का। अपन इनको एकदम बोले तो इनको एकदम शार्प शूटर बना के ही जाएगी। अयाना ने शिवा की बात सुनकर हल्का सा सर हिलाया और उन लड़कियों की ओर मुड़कर कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसके काले चश्मे के पीछे से उसकी नजरें हर मूव, हर स्टंट, हर शॉट्स को स्कैन कर रही थी और सच कहे तो वह उनकी ट्रेनिंग देखकर काफ़ी अम्यूज़ हो चुकी थी। शिवा बड़ी प्रोफेशनल, सटीक मूवमेंट के साथ सबको सिखा रही थी। एना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे शिवा, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? शिवा एक पल के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह हर वो जगह घूम गई जहाँ उसने उल्टे सीधे खतरनाक अजीब लोगों के साथ ये सब सीखा था। वह हल्के से गला साफ करते हुए बोली, आप उनको ये फिर अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखकर धीरे से कुड़कुड़ाई, अब इसको क्या बताऊं? अगर बोल दिया कि माफिया लोगों के साथ काम किया तो अभी यहीं से धक्का मारकर निकालेगी, ऊपर से इज्जत का सर्कस लगेगा। अयाना उसकी बात का इंतजार कर रही थी। शिवा ने बस हल्का सा मुंह खोला ही था कि मॉम, पीछे से एक साफ सॉलिड आवाज आई। दोनों पीछे मुड़ी। सिद्धार्थ उनकी तरफ आ रहा था। नेवी ब्लू बिजनेस सूट, पॉलिश्ड शूज और एकदम शार्प लुक। उसकी चाल एक ठंडी एलिगेंस और चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी। अयाना ने बाहें सिकुड़कर पूछा, सिड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उनके पास पहुंचकर बैग्स उनकी ओर बढ़ाया। ये नम्रता आंटी ने मंगवाए थे। अयाना ने सर हिलाया और बैग्स पकड़ लिए। सिद्धार्थ की नज़र तभी हल्के से बगल घूमकर शिवा पर पड़ी, जो पहले से अपनी गन सेट कर रही थी। सिद्धार्थ ने ऊपर से नीचे तक शिवा को देख, ट्रेनिंग के कपड़ों में, बंधे हुए बालों के साथ, चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस और कोल्डनेस। आज वह अलग ही लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। वह छोटी सी सौम्य स्माइल के साथ बोला, हाय शिवा। शिवा ने बिना एक्स्ट्रा रिएक्शन दिए बस हल्का सा सर हिलाया और तुरंत वापस लड़कियों की तरफ मुड़ गई। ऐना ने सिद्धार्थ की बाजू को हल्के से पकड़कर कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कैबिन में कुछ डॉक्यूमेंट है, वो तुम्हें आरुष को देना है, ओके? सिद्धार्थ ने सर हिलाया, ओके मॉम। ऐना चली गई। अब हॉल में सिर्फ शिवा की आवाज और गन की क्लिकिंग की आवाज बची थी। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा होकर शिवा को देखने लगा। शिवा ने लड़कियों की ओर मुड़कर बोला, क्या खाली पीली सुबह से मेरा टाइम खोटी कर रहे हो तुम लोग? 10 बार अपुन ने बोला, और अभी तक निशाना नहीं जमा? क्या सुबह चाय वाय पी के नहीं आए क्या? नींद में झूल रहे हो सबके सब? एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमने टारगेट बहुत दूर रखे हैं, इतनी दूर से शॉट कैसे लगेगा? शिवा ने हाथ हवा में चिटकाकर बोला, नहीं तो क्या तेरे नाक के नीचे रख दूं टारगेट? अरे मेरी जान, इधर टेबल टेनिस नहीं चल रहा है, बोले तो शूटिंग चल रही है। अरे गोली टारगेट के 2 किलोमीटर आगे भी निकल जाए तो भी बहुत नज़दीक है। शूटर बनना तो चील की नज़र चाहिए, क्या समझे? दूसरी लड़कियों ने शिकायत की। फिर भी यार बहुत दूर है, मेरी 6 गोलियां तो वेस्ट हो गई, एक शॉट भी सही नहीं लगा, थोड़ा पास कर दो ना प्लीज। शिवा ने एक लंबी सांस ली, आंखें ऊपर गोल घुमाई और बोली, साला तुम लोगों को देखकर लगता है कि दुनिया की सबसे बेकार बैच को ट्रेन कर रही हूँ। सभी लड़कियों ने मुंह फुला लिया। शिवा ने साइड में रखी मेज से अपनी गन उठाई और बोली, चलो दिखाती हूँ, निशाना ऐसे लगाते हैं। अब अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देखो। उसने एक हाथ से गन उठाई। चेहरे पर सीरियसनेस का एक कातिलाना लेयर उतर कर आया। उसकी काली आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, जैसे पूरे निशाने को लॉक कर लिया हो। सिद्धार्थ की उत्सुकता बढ़ गई। वह जाने अनजाने में थोड़ा गौर से शिवा को देखने लगा। शिवा ने 2 सेकंड का परफेक्ट पोज लिया, एकदम सीधा, और पहला शॉट सीधा टारगेट के सेंटर पर। सारी लड़कियां चौड़ी आंखों से उसे देखने लगी। फिर दूसरा शॉट, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक करके 10 गोली टारगेट, हर शॉट बिल्कुल सेंटर में। कोई
एक भी मिस नहीं हुआ। गन के अंतिम शॉट के साथ आसपास की हवा तक हल्की सी गूंज उठी और वहां पर खड़ी हर लड़की, यहाँ तक कि सिद्धार्थ का भी मुंह खुला का खुला रह गया। वाओ, जस्ट वाओ। शिवा ने गन को स्पिन करते हुए वाप शिवा ने गन को स्पिन करते हुए वापस कमर पर टक किया और कड़क आवाज में बोली, समझे, ऐसे लगाते हैं निशाना। अब चलो अपन के साथ प्रैक्टिस। बोले तो रीस्टार्ट। और लड़कियां अब की बार पूरे जोश में फौरन अपनी पोजीशन संभालने लगी। सिवा टेबल पर रखे हुए हथियारों को थोड़ा सेट कर रही थी, तभी सिद्धार्थ उसके पास आकर बोला, ओ माय गॉड शिवा, यू आर जस्ट अमेजिंग। कितना अच्छा निशाना लगाया तुमने। तुम तो बहुत अच्छी शूटर हो। शिवा ने एक चाकू पकड़ के उसकी धार चेक करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अपन तेरी तरह थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा और धोके चला जाएगा। जब देखो मार खाता रहता है। शिवा की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई गुंडा मवाली नहीं। ये लड़ाई झगड़ा करना मेरा काम नहीं है। शिवा आईब्रोज ऊपर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, तो तू कहना क्या चाहता है कि तेरी मॉम इधर शहर के लिए गुंडे मवाली तैयार कर रही है? सिद्धार्थ फिर से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर शिवा उसकी बातों पर गौर नहीं करती। उसके बाद सिद्धार्थ टेबल पर रखे हुए हथियारों को देखता है। वह शिवा से बोला, तुम्हें ये सारे वेपन्स यूज करने आते हैं? शिवा ने हाँ में सर हिलाया। लगभग सिद्धार्थ काफी अम्यूजमेंट के साथ शिवा को देखता है। वह कुछ सेकंड तक बस उसके चेहरे की तरफ देखता ही रहता है। शिवा जब यह नोट करती है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। वह अपने मन में बोलती है, ये अपन को ऐसे कैसे देख रहा है, थोबड़े पे कुछ लगा है क्या? पर अपुन ने तो आज साबुन से घिस घिस के थोपड़ा चमकाया था। सिद्धार्थ शिवा से बोला, शिवा तुम्हें पता है तुम। तभी सिद्धार्थ को थोड़ी दूर से आयाना की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत बोला, ऑल राइट, आई विल सी यू लेटर। ये बोलकर वो चला गया। शिवा ने एकदम से कहा, अरे लेकिन मुझे क्या पता है? पर सिद्धार्थ तेजी से वहां से निकल गया। शिवा चेहरे पर अनोइंग एक्सप्रेशन आ गए। मुझे क्या पता है, साला बात तो पूरी करके जाता। घर की डोरबेल बार बार बज रही थी। धरा कमरे से बाहर निकलती है। उसने नाइट सूट पहन रखा था, बाल काफी बिखरे हुए थे और आंखें तो खुली ही नहीं रही थी। किचन से उसने बड़ा सा पतीला लिया और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने दरवाजा खोला और पतीला आगे कर दिया। आंखें बंद किए हुए सर को दरवाजे पर टिकाकर धरा ने स्लीपी स्लीपी आवाज में कहा, भैया आज दूध 1 लीटर एक्स्ट्रा देना और दूध थोड़ा ढंग का दिया करो यार। आप बहुत पानी मिलाने लगे हो आजकल। वह दरवाजे से सर लगाकर आंखें बंद करके खड़ी हुई और पतीला उसके हाथ में था जो उसने आगे की तरफ बढ़ाया हुआ था। दरवाजे पर अंबर खड़ा था। धरा को ऐसे देखकर उसकी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठ गई। उसे इतना नींद में देखकर, उसकी बातें सुनकर उसके होठ भी हल्के से ऊपर उठ गए और उसने हाथों को छाती पर क्रॉस कर लिया। धरा काफी थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था सीधे नींद से बिस्तर से उठकर आ गई है। हाउ क्यूट। तभी पीछे से जीनत उबासी लेती हुई कमरे से बाहर निकलती है। उसने देखा कि धरा दरवाजे पर खड़ी है, दूध ले रही है। उसे चाय बनानी थी। वो चलकर उसके पास जाती है। जब वो दरवाजे पर अंबर को खड़ा देखती है तो उसकी थोड़ी बहुत नींद एकदम से उड़ जाती है और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंबर जीनत को ऐसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हिलाता है। जीनत की आंखें फटी हुई थी। उसने एक बार अंबर को और फिर धरा को देखा। धरा को देखकर तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। वह दरवाजे से टिककर सो रही थी। वाओ, दिस स्लीपिंग ब्यूटी, लाइक सीरियसली। यह बेवकूफ लड़की दरवाजे पर सो रही है। फिर वह देखती है कि धरा के हाथ में दूध का बर्तन है जो उसने आगे किया हुआ है। ये बेवकूफ लड़की अंबर को दूध वाला समझ रही है क्या? जब ये आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान को देखे तो इसकी दुनिया हिलने वाली है। धरा थोड़ी अनोइंग आवाज में बोली, अरे डालो ना दूध, जल्दी जल्दी करो। अंबर अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जीनत की आंखें अभी तक फटी हुई थी। उफ, यह लड़की। थोड़ा awkward होकर वह अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अंबर चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके सामने जीनत
धरा को पीछे से हल्का सा टच करके जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर इस चीज़ से धरा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, मगर फिर भी आंखें नहीं खोलती। उसकी ये हरकत देखकर ज़ीनत को इरिटेशन होती है और वह उसके पीछे से बाल पकड़कर उसे हल्का सा खींच लेती है। धरा एकदम से ज़ीनत की तरफ देखकर बोली, क्या है, पागल है क्या? बाल क्यों खींच रही है? सुबह सुबह पागलों वाली हरकतें, बेवकूफ लड़की। जीनत आंखों ही आंखों में उसे दरवाजे की तरफ इशारा करती है कि वह काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी उसकी हरकत से। धरा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या हो गया तुम्हें, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? जीनत फिर से दरवाजे की तरफ इशारा करती है, इस बार थोड़ा जोर से इशारा करती है। धरा इरिटेट हो जाती है, मगर जब वह दरवाजे की तरफ देखती है तो उसकी सारी नींद हवा में हो जाती है। उसके एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो जाते हैं, आंखें फट जाती हैं और हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है। आउच! अंबर तुरंत अपने पैर पीछे करता है। धरा अब अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमी हुई थी। अंबर, अंबर यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आंखों के सामने एक मिनट, क्या वह सपना देख रही है? वह पलकों को कई बार झपकाती है, खुद को चुटकी भी काटती है, लेकिन अंबर अब भी उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। अंबर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग। धरा इतनी ज़्यादा हैरान और शॉक्ड में थी कि वह कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पाती। तभी वह तुरंत नोट करती है कि वह कितनी बुरी हालत में इस वक्त अंबर की आंखों के सामने खड़ी है। यह देखते ही उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। ओह नो! वो फटाक से उल्टे पैर वहां से भाग जाती है अपने कमरे में। उसकी इस हरकत से जीनत और अंबर दोनों स्पीचलेस हो जाते हैं। जीनत अंदर ही अंदर अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, यह लड़की कितना शर्मिंदा करवाती है यार। उसके बाद वह अंबर की तरफ देखती है जो अभी तक ऑकवर्ड होकर दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसने जॉगिंग के कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह जॉगिंग के लिए निकला था। जीनत तुरंत अंबर से बोली, मिस्टर खन्ना, आप यहाँ पर? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आइए ना प्लीज। वह सामने से हट जाती है। अंबर घर के अंदर आता है। वह शायद पहली बार था जब वह इस घर में आया हो। धरा का घर बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और अच्छा, एकदम वार्म होमली फीलिंग आ रही थी। अंबर ने अंदर आकर कहा, आई एम रियली सॉरी, शायद मैं तुम लोगों को नींद से जगा दिया। जीनत ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम बस जागने ही वाले थे। आप बैठिए, आप बैठिए ना मिस्टर खन्ना, मैं आपके लिए कुछ चाय लेके आती हूँ। जीनत की बात सुनकर जीनत की बात सुनकर अंबर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझसे इतना फॉर्मल होकर बात करने की जरूरत नहीं है जीनत, तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। यू कैन कॉल मी अंबर, दैट्स इट। और यह आप बंद करो। तुम मुझे नॉर्मल भी बुला सकती हो। वेट, व्हाट? भाई की गर्लफ्रेंड? ओह या, आरुष की गर्लफ्रेंड, वह कैसे भूल गई, यह दोनों भाई ही तो हैं। जीनत थोड़ा ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ओके। अंबर तुम बैठो ना। अब अंबर थोड़ा सा सेटिस्फाइड लग रहा था। वह सोफे पर बैठ जाता है और कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर धरा भाग कर गई थी। उसने जीनत से पूछा, ये अचानक धरा को क्या हुआ, वह कमरे में क्यों भाग कर चली गई? क्या मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया या फिर नाराज? यह सुनकर जीनत मन ही मन बोली, शर्मिंदा तो उसने कर दिया है, वह भी मुझे, सीरियसली, जरूर मेकअप करने गई होगी। ओह ये लड़की। उसने अंबर की तरफ देखा और कहा, नहीं, वो धरा अपने लुक्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है। वह ऐसे सुबह उठते ही किसी के सामने नहीं आती, मुंह धोने गई होगी अपना। वैसे तुम कुछ लोगे, चाय कॉफी? मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती हूँ। धरा ने मुझे बताया था कि तुम्हें पसंद है ब्लैक कॉफ़ी। अंबर हल्का सा सर हिलाकर बोला, हाँ वो तो है, थैंक यू वेरी मच जीनत। जीनत मुस्कुराती है और फिर किचन में चली जाती है। अंबर चुपचाप खामोशी से बैठा रहता है। थोड़ी ही देर में अंदर से धरा ऑकवर्ड होते हुए कमरे से बाहर निकल कर आती है। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह कहीं गायब होकर कहीं छुप जाए। लाइक सीरियसली यार, सुबह सुबह ऐसे हार्ट अटैक कौन देता है? सुबह सुबह अंबर उसके घर में क्या कर रहा है? यह तो वाकई में उसे हार्ट अटैक आने जितना ही बड़ा सरप्राइज था। ऊपर ऊपर से उसने उसके वर्स्ट लुक को देख लिया। ओ माय गॉड, वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, कितनी खराब दिख रही होगी वह। ऊपर से वह उसके सामने दूध का बर्तन लेकर खड़ी हो गई थी, उसे दूध वाला बोल रही थी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।